हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे, जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 2008 से लेकर 2022 तक का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे मरीज का अस्पताल से है, तो विद्यार्थी का क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का विद्यालय से हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न को देखते हैं। पर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे संबंधित अक्षर को चुनना है, तो F से प्लस का 6 जाइए तो L प्राप्त होगा, R से प्लस का 6 जाइएगा X प्राप्त होगा, A से प्लस का 6 जाइएगा G प्राप्त होगा, M से प्लस का 6 जाइएगा तो S प्राप्त होगा और E से प्लस का 6 जाइएगा तो K प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार से B से प्लस का 6 जाइए आपको H मिल जाएगा, फिर O से प्लस का 6 जाइए U मिलेगा, फिर O से प्लस का 6 जाइए U मिल जाएगा, और K से प्लस का 6 जाइएगा तो Q मिल जाएगा, और S से प्लस का 6 जाइएगा तो Y मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Y। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प में HUUQY है, तो ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसे चुनिए। यहाँ पे 11 रेशियो कितना है? 33 है, तो समानुपात में 16 रेशियो कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो 11 में 3 से गुना कीजिएगा तो 33, 16 में 3 से गुना कर दीजिए 48 आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को क्या कीजिए? चुनिए। अब इसमें विषम क्या है? यहाँ पे देखिए पुस्तक है, उपन्यास है, समाचार पत्र है। इसमें अलग कौन है? लेखक। बाकी सब तो क्या है? पढ़ने वाला चीज़ है। लेखक क्या है? ये खुद लिखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक काम कर लीजिए, ठीक है। कौन सा? देखिए G है, N है, क्या है? GNU, और क्या है? B है। ये B टाइप का लग रहा है क्या? देखिए G से N जाइएगा प्लस का 7, N से U जाइए प्लस का 7, और U से B जाइए प्लस का 7। सभी में ऐसे चेक करते चलिए। फिर किस में? अब आइए E से चेक करते हैं। E में चेक करते हैं। ELSB है। E से जाइएगा कहाँ पे? L। E से कहाँ जाइएगा? L। यहाँ तो 7 आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको प्लस का 7 मिल जाएगा, लेकिन L से S जाइएगा तो प्लस का 7 यहाँ भी मिलेगा, लेकिन S से भी जाइएगा तो आपको प्लस का 7 नहीं मिलेगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लीजिए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। C है, J है, Q है, और क्या है? X है। तो C से J जाइए प्लस का 7 मिलेगा, J से Q जाइएगा प्लस का 7 मिलेगा, Q से X जाइएगा तो प्लस का 7 मिलेगा। यानी कि विकल्प 2 ही इसका क्या हो गया? भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। अभी यहाँ पे विषम युग्म को चुनना है, तो 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 2 का क्यूब कीजिएगा 8 ऑप्शन 2 में, और ऑप्शन 3 में 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64, लेकिन 7 का क्यूब, 7 का क्या है? यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है। क्या दे दिया है? स्क्वायर। इसलिए क्या है? ये भिन्न है। अगला प्रश्न पे चले। यहाँ से अगला प्रश्न को देखिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। अब यहाँ भी विषम युग्म ही चुनने के लिए कह रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 5 में 7 से गुना कीजिए 35, ये तो आपको क्लियर हो गया। 6 में 7 से गुना कीजिएगा 42, ये भी क्लियर है। 11 में 7 से गुना कीजिएगा 77, लेकिन 8 में कितने से गुना कीजिएगा? ये 8 में 7 से गुना करते तो 8 से 56 आता, जबकि यहाँ लिखा क्या गया है? 64। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। यानी कि 7 का ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आपको एक चीज़ बता दें कि ऐसा वाला जो त्रिभुज है इसमें कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज। इस हिसाब से आप अगर काउंट कीजिएगा तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 8 त्रिभुज। कितने त्रिभुज? 8। अगला प्रश्न पे चलिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? सेम वैसे ही इसमें भी काउंट कर लीजिएगा तो आपको 9 त्रिभुज मिल जाएंगे। कितने त्रिभुज मिल जाएंगे? 9 त्रिभुज।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। फिर से सुन लीजिए, कह रहा है यदि बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब 5 गुने अगर आप 5 कीजिएगा तो आएंगे कितना 25, और फिर घनों की कुल संख्या अगर आप निकालिएगा तो 5 गुने कितने कीजिएगा 25, यानी कि यहाँ कितने जाएंगे 125, जो ऑप्शन सी में है। क्लियर है। आगे चले, कह रहा है कि दी गई आकृति में एक्स युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक को छोड़कर आप क्या कीजिए अगला को विपरीत लीजिए। जैसे एक्स का विपरीत ओ होगा, एन का विपरीत क्या हो जाएगा आर, और पी का विपरीत क्या हो जाएगा जेड, यानी कि एक्स का विपरीत क्या हो गया ओ। आगे की ओर चले, कह रहा है प्रश्न आकृति दिया गया है, इसमें से क्या कर लेना है आपको, इसका उत्तर आकृति आपको ढूंढ लेना है। ध्यानपूर्वक इस फिगर को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप इसे ध्यान से ही देखकर बना सकते हैं। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे यहाँ पे भी दिया गया है प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति पूछ रहा है इसका, तो कौन सा होगा। यहाँ पे दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसमें प्रश्न आकृति कौन से फिगर में निहित है, तो ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको विकल्प 4 में इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि विकल्प 2 जो है 2, ये इसका पूरा करेगा क्या आकृति को। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्पों यानी दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इवापोरेशन है, तो इसमें कौन सा नहीं बन सकता है, यही आपसे पूछ लिया है। तो इसमें देखिए इवापोरेशन में कहीं पे सी का प्रयोग हुआ है क्या, सी का प्रयोग कहीं पे नहीं हुआ, इसलिए क्रॉप नहीं बनेगा, बाकी सभी को बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। भिंडी है, सेब है और फल है। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा सर्किल फल है, इसके अंदर क्या आ जाएगा सेब, लेकिन भिंडी सब्जी है तो इसको अलग कर लेंगे। तो ऐसा कौन से विकल्प में है, तो ऐसा 2 नंबर वाले विकल्प में ऐसा फिगर है। किस नंबर वाले में, 2 नंबर वाले में। तो इसका 2 विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अभी यहाँ पे आने वाली संख्या को चुनना है, तो आइए इसे चुनते हैं। पहले कौन सा रो को करेंगे क्लियर, पहले इस वाले रो को हम क्लियर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस किसका 6 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ये वाला 3 को हम ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 43। कितना मिल जाएगा 43 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से हर सारे के सारे रो में कीजिए। हम अब डायरेक्ट तीसरे वाले रो को करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर है, फिर क्या कर लेंगे प्लस 8 का क्या स्क्वायर, और प्लस में क्या कर लेंगे 2। आपको क्या मिल जाएगा 75। कितना 75, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 2 कीजिएगा, आएंगे कितना 75, जो विकल्प 2 में है। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल तथा नीली है परंतु लाल नहीं है। कितनी घड़ियां गोल तथा नीली है। देखिए ये नीला वाला ट्रायंगल कौन सा है, नीला वाला ट्रायंगल का ये पार्ट है। नीला वाला ट्रायंगल का कौन सा पार्ट था, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट नीला का है। और क्या है, कह रहा है कितनी घड़ियां गोल तथा नीली है। अब गोल वाला का पार्ट तो नीचे है, गोल वाला का पार्ट कौन सा है, नीचे है। ये वाला देख लीजिए ध्यानपूर्वक, फिर से इसका कलर थोड़ा चेंज कर दे। ये देखिए गोल वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट क्या है, गोल है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आपको कह रहा है कि परंतु लाल नहीं है। क्या नहीं है, लाल नहीं है। तो घड़ियां जो गोल तथा नीली है परंतु लाल नहीं है, उसकी संख्या किससे निरूपित हो रही है, 31 से निरूपित हो रही है। 31 कहाँ पे है, ये वाला पार्ट को आप देखिए तो 31 क्या है, इसका लाल नहीं है। गोल तथा नीली है लेकिन क्या है, लाल नहीं है। ठीक है, और घड़ी भी है। आगे की ओर चलें। यहाँ पे इसका सही उत्तर, सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सही विकल्प इसका क्या होगा 31, ऊपर की ओर 31।
अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने, चाहे उनमें समान ज्ञात तथ्यों से ना हो। सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। अब आप ध्यान दीजिए, पहला कथन क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक। जैसे कहने का मतलब यह है कि कुछ जल जो है क्या है, सफ़ेद है। ये जल हुआ और क्या हुआ, ये सफ़ेद हुआ। जैसे जल को हम W से कर ले और यहाँ पे जल को हम J से कर देते हैं, क्योंकि दोनों व्हाइट और क्या वाटर गड़बड़ हो जाएगा। तो जल को हम J से कर देते हैं और व्हाइट को, सफ़ेद को हम W से कर देते हैं, व्हाइट से। क्लियर है। अब कह रहा है कि कुछ मछलियाँ जो है, कुछ मछलियाँ क्या है, जल है। अब देखिए जल क्या है, कुछ मछलियाँ क्या है, जल है। तो हम इसको इस तरह से बना ले, फिश वाले पार्ट को यहाँ बना ले। अब आगे देखिए निष्कर्ष को पढ़िए, सभी मछलियाँ जल है। ये तो गलत हो रहा है, पहला निष्कर्ष हमें गलत दिख रहा है। कैसे दिख रहा है गलत? पहला निष्कर्ष गलत इसलिए दिख रहा है, कह रहा है कि सभी मछलियाँ जल है, ये गलत है। पहला तो गलत हो गया निष्कर्ष। अब दूसरा वाला में चलिए, दूसरा वाला में कह रहा है कुछ सफ़ेद मछलियाँ हैं। कुछ सफ़ेद क्या है, मछलियाँ हैं, यानी कि कुछ सफ़ेद मछलियाँ। अब अगर आप इस वाले रो पे अगर ध्यान दें, कौन से रो पे, इस वाले रो पे, ये जो सर्किल वाला रो है, हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, ऐसे भी तो बना सकते थे, यानी कि यहाँ पे हम फिश को डाल सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होने का संभावना है, क्या है, होने का संभावना है। कुछ मछलियाँ क्या है, सफ़ेद हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भी निष्कर्ष और कथन का ही क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि सभी सफ़ेद क्या है, तरल है। ये क्या है, सभी सफ़ेद है और क्या है, तरल। यानी कि हम यहाँ पे सफ़ेद को हम W से कर ले, W से, और तरल को लिक्विड से यानी कि L से कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है कुछ खंभे सफ़ेद है। कुछ खंभे क्या है, सफ़ेद हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, खंभे को ऐसे कर ले। खंभे को हम किस से कर दे, T से कर दे, T से नहीं, खंभे को हम K से कर देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। अब कह रहा है पढ़िए यहाँ पे निष्कर्ष को, सभी खंभे तरल है। ये तो गलत हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कुछ तरल खंभे है, कुछ तरल क्या है, खंभे है। तो कुछ तरल खंभे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ तरल खंभे हो सकते हैं, लेकिन सभी तरल सफ़ेद है, ये गलत होगा। यानी कि इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 2 सही। और माफ़ कीजिएगा, हमें ये 19 नंबर वाले क्वेश्चन में इसका ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, क्योंकि हम यहाँ जो बनाए थे, कुछ जल क्या था, सफ़ेद था, और कुछ मछलियाँ जो थी जल थी। ऐसे वाला फिगर ही इसका सत्य होगा, क्योंकि वैसा जो हम बना रहे थे दोबारा, वो गलत हो रहा था। वो क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो इसका विकल्प जो होगा चौथे नंबर वाला होगा। इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे, आप सभी दोस्तों से। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि सुमित राहुल का पुत्र है। किसका पुत्र है, सुमित जो है राहुल का पुत्र है। ये सुमित है, एस है, और क्या है, राहुल का पुत्र है। ये इधर एरो की ओर कर देते हैं, और क्या है, सन है, क्या है, सन है, एस है। अब देखिए राहुल अंकित का भाई है। राहुल किसका भाई है, अंकित का, यानी कि ब्रदर है, किसका, अंकित का। अब देखिए स्मिता अंकित की पत्नी है। स्मिता क्या है, अंकित की पत्नी है। स्मिता को हम SM से डिनोट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो चाचा जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चाचा जी। यानी कि सुमित जो है, सुमित का अंकित कौन लगेंगे, चाचा। यानी कि इसका होगा क्या, पुत्र ही होगा या भतीजा। इसका सही उत्तर होगा भतीजा। क्या होगा, भतीजा। यानी कि अंकित होगा इसका चाचा, किसका, सुमित का। ऐसे देखिए राहुल का भाई कौन था, अंकित था, और राहुल का बेटा कौन था, सुमित। तो अंकित का भतीजा ही हुआ। क्लियर है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि H T का भाई है। H किसका भाई है, T का भाई है। ठीक है, T का क्या है, ब्रदर है, क्या है, ब्रदर है। अब देखिए जो कि R की पत्नी है। किसकी पत्नी है, R की। H T का भाई है। किसका भाई है, T का। यानी कि T मूल रूप से महिला है और ये क्या है, पुरुष है।
और किसकी पत्नी है, आर की। आर की क्या है, पत्नी है, कौन, टी, यानी कि ये क्या है, वाइफ, डब्ल्यू से कर दे। अब एस आर का पुत्र है, एस किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, यानी कि एस यहाँ पे सन हो गया। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है तथा एल का पति है, क्या है, एल का पति है। ठीक है, ये एल जो है, एल इसका पति कौन है, एस। ठीक है, जो आर का पुत्र है कौन, एस। अब चलिए, एल टी से किस प्रकार संबंधित है, एल जो है टी का बहू होंगी, क्या होंगी, पुत्र वधु, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प 3 हो जाएगा। आगे की ओर चले, कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए वस्तु का सीपी कितना है, 100, वस्तु का सीपी 100, विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एसपी बराबर हो जाएगा 100 गुने 5/4। यहाँ पे 20 चौके क्या होता है, सॉरी 25 चौके 100, यानी 25 पंजे 125। ठीक है, अब आइए प्रतिशत लाभ निकालिए, तो 125 माइनस 100 कीजिएगा तो 25% इसका सही उत्तर आएंगे, जो विकल्प 3 में है। कोई दिक्कत, आगे चलिए, यहाँ पे आगे चलिए, कह रहा है प्रथम 37 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 37, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। यहाँ पे 37 + 1 कीजिए और बटा में 2, यानी कि 38/2 आएंगे, काटिएगा तो 19 आएंगे, यानी कि विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को चुन लीजिए। कौन आकृति को चुनिए, भिन्न वाले को। ध्यान पूर्वक आप देखिए इस प्रश्न आकृति को। तब यहाँ पे तो अगर तीसरा नंबर वाले आकृति को छोड़ देते हैं तो बाकी जो दोनों आकृतियों में डिजाइनें हैं, ये कैसा वाला है, किस रूप का है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये चौखुटा मुख वाला जो है, ये कौन सा, ये चौखुटा मुख वाला जो है, ये जो पहले से सर्किल जो है, थोड़ा सा सर्किल टाइप का, उसमें ये चौखुटा मुख विपरीत दिशा की ओर है। जबकि आकृति 3 में क्या है, आकृति 3 में ये डिजाइन क्या है, मुख एक ही तरफ की दिशा में है। कौन, एक ही तरफ की दिशा में है, देख नहीं रहे हैं, इसमें एक ही तरफ में, बाकी सभी में क्या है, विपरीत है। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। तो आइए इसमें चुनते हैं। देखिए डॉलर में ये मार दिया है तीर, क्या मारा है, तीर मारा है। तो आकृति 1 को अगर आप छोड़ते हैं, किसको, आकृति 1 को अगर छोड़िएगा तो अन्य सभी आकृतियों को किसी एक आकृति को घुमाकर प्राप्त किया जा रहा है। देख रहे हैं, इसको ऐसे घुमाया, फिर ऐसे, इस वाले को किधर ऐसे घुमा दिया, फिर इस वाले को ऐसे, तो इसको तो डायरेक्ट विपरीत कर दे रहा है ना, तो विकल्प 1 ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, इसमें से भी क्या चुनना है, भिन्न आकृति को चुनना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसका सभी का जो इस बार ऐसा वाला जो आकृति है, ये वाला आकृति में कोई भी पॉइंट में ऐसे कट का निशान नहीं है। क्या नहीं है, कट का निशान नहीं है। तो यानी कि 3 विकल्प सही होगा और बाकी सभी के सभी नहीं होगा। आगे की ओर चले, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो 4 है, 16 है, क्या है, 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का मतलब 2, 4, 6, 8, उसके बाद क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 3 नंबर वाले सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कर लीजिए, लुप्त अंक को ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे 14 में 2 से गुना कीजिए और +1 कीजिएगा, 29 आएंगे। अगला डिजिट आ जाएंगे 29। अब 29 में 2 से गुना कीजिए, 29 में 2 से गुना और प्लस का 2 कीजिएगा तो 60 प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार से 60 में 2 से गुना और प्लस कितना 3 कर दीजिए, 123 मिल जाएगा। फिर 123 में 2 से गुना और +4 कीजिएगा तो 250 मिल जाएगा, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे अगर ध्यान केंद्रित करें तो ये 3 नंबर वाले विकल्प को आप छोड़िए और प्रत्येक अगली आकृति में वर्ग के ऊपर
से नीचे तथा नीचे से ऊपर क्रमबद्ध जाता है। लेकिन क्या होता है कि अन्य दो डिजाइन जो है नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे क्रमबद्ध जाती है। क्लियर है? आगे की ओर चले, इसमें देख नहीं रहा है, बीच में जा रहा है और बाकी सभी विपरीत था। ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें बीच में ही जाके अटक जा रहा है, यहाँ पे नहीं, बीच में अटका। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुन लीजिए। यहाँ पे फिगर आसानी से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका विकल्प जो है दो सही होगा। कैसे बता देते हैं। प्रत्येक अगली आकृति में ऊपर से पहला त्रिभुज 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि तीसरा त्रिभुज 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। ये डिजाइन में क्या है, एस जो है, एस ये क्या होता है, पलट जाता है। एस क्या होता है, पलट जाता है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। क्या दे लीजिए, ध्यान। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, किस वाले प्रश्न में, 32 नंबर वाले में, तो एक को छोड़िए। किसको, एक को छोड़ दीजिए और बाकी सभी में देखिए 3, 5 तथा 2, 4 पर आधारित। आइए यहाँ पे इसको करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो इस प्रश्न में हो क्या रहा है, इस प्रश्न में हो ये रहा है कि एरो का जो निशान है क्या ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे तो एरो का निशान नीचे आएगा, ये तीर वाला क्या आएगा, नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये चौखुटा जो है क्या आएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। चौखुटा क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर, और बीच में गोल जैसा साइन आ जाएगा। क्लियर है? बीच में क्या है, गोल जो है कांस्टेंट है, बाकी जो है इस टाइप का, किस टाइप का, इस टाइप का जो आपको दिख रहा होगा, और एक एरो है, क्या है, एरो है, और एक ऐसा गोल जैसा है। तो गोल वाला क्या है, कांस्टेंट है सभी फिगर में। ये और ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो विकल्प एक ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में रॉक को SQFO लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए R से S आप जाते हैं तो प्लस का 1 RS, O से Q जाइएगा प्लस का 2 जाइएगा, C से F जाइएगा प्लस का 3 जाइएगा, और K से O जाइएगा प्लस का 4। सेम उसी प्रकार से अगर आप L से 1 जाइए तो LM, ठीक है, A से अगर 2 जाइएगा तो C मिलेगा, ठीक है, T से 3 जाइएगा तो क्या W मिल जाएगा, और E से अगर आप 4 जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, I। कहाँ पे, MCWI विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, यहाँ पे कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर्स को कितना 20, 51, 18, 19 तथा लंग्स को क्या 12, 21, 14, 7, 19 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में डांस को, तो D का स्थानीय मान क्या 4, A का स्थानीय मान कितना होता है 1, कितना 1, फिर क्या N का कितना होता है 14, C का कितना होता है 3, और E का कितना होता है 5। देख लीजिए कौन से विकल्प में है, विकल्प 3 में है, सॉरी 4 में है, माफ कीजिएगा, विकल्प 4 में इसका सही उत्तर निकल के आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हारमोनियम को LEBQSRMYQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टूल मार्कर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सभी में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, लास्ट और आखिरी में। सभी में क्या है, लास्ट से आखिरी में। H से L जाइए प्लस का 4, A से E जाइए प्लस का 4, R से V जाइए प्लस का 4, M से Q जाइए प्लस का 4, यानी सभी में प्लस का 4 ही क्या है, डिफरेंस है। यानी कि T से प्लस का 4 अंतर कीजिए, X मिलेगा, O से प्लस का 4 कीजिएगा तो डबल S, यहाँ पे डबल होता तो डबल S, यानी प्लस 4 का अंतर कीजिएगा, विकल्प 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि यानी लाख रुपए में क्या है, ये बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 2 लाख रुपए में। आगे की ओर चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रकों का एक गलत युग्म है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, परिवहन द्वितीयक क्षेत्र है। परिवहन क्या है, द्वितीयक क्षेत्र है। परिवहन 3 क्षेत्रीय सिद्धांत के तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये द्वितीयक क्षेत्र नहीं होगा। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न यहाँ से अगला ले लेते हैं। कह रहा है किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातक उत्तर डिग्री वाले युवा
नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैक्षिक बेरोजगारी। क्या? शैक्षिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो दर जो है भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। अगला, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्रीय, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेंसरशिप में। किसमें? सेंसरशिप में। अगला है कि इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 368, अनुच्छेद 368। ये पहले वाला जो है कल वाला, उसमें भी देखिएगा तो आपको मिलेगा। ठीक है। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर, सही विकल्प क्या होगा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेल्यूसिड राजवंश के सेल्यूकस प्रथम के राजदूत थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष यानी कि 320 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। इन्होंने भारत और चंद्रगुप्त के शासन के बारे में अपनी किताब इंडिका में लिखा है। ठीक है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। क्या होगा? एलन एक्टोबियन ह्यूम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कांग्रेस स्थापना के पहले 22 वर्षों में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की। ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या? लॉर्ड डफरिन। अगला है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1915 में। कब? 1915 में। यहाँ पे 1915 दी गई है, बता दें इसके बारे में भी डिटेल। गांधी जी ने 18 जुलाई 1914 को दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया। वे वहां करीब 21 वर्ष एक वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में रहे। 9 जनवरी 2015 को वह मुंबई भारत पहुंचे। उनकी वापसी का स्मरण करते हुए भारत हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। क्लियर। अगला, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धम्म महामंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 4। अब बता दें कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, ब्राह्मणों ने आश्रमों की व्यवस्था विकसित की थी। 4 आश्रमों को मान्यता दी गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को। ठीक है। आगे की ओर चले, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा 10 अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या है? नॉर्थ यानी कि उत्तर में। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत और तथा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि थाल, भोर तथा पाल घाटियां डैश में दर्रे हैं, किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाटियां में दर्रे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ पे वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि तमिलनाडु के तट डैश अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जम्मू तथा कश्मीर। अगला प्रश्न है, मापन का अर्थ
किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसमें डैश कहा जाता है। तो कहा जाता है इकाई। क्या कहा जाता है? यूनिट। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है ये बता देना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्रकाशमान वस्तुएं। अगला है कि विद्युत सेल की धातु की टोपी माफ कीजिएगा, आम तौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस के कारण नहीं होता है ये बता देना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड। अगला है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिकाओं के समान। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्षारक। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि कुछ समय के लिए, क्या कह रहा है प्रश्न? कि कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ डैश है। क्या है ये पदार्थ? ये जंग है। क्या है? जंग है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जंग लगने से लोहा में क्या होता है? भारी हो जाता है। लोहा क्या हो जाता है? पहले की अपेक्षा भारी हो जाता है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है सेल्यूलोज डैश का एक बहुलक है। सेलुलोज जो है किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। अगला, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा धुंध। क्या? धुंध, स्मॉग। अगला प्रश्न है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड डैश होता है। क्या होता है? संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला है कि जुलाई 2017 में लोकार्पित प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एक निवृत्त योजना है जो विशेष डैश तथा उसके अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए है। तो आइए विकल्प लगाइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 60 वर्ष। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में लोकार्पित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक उप योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में डैश सेवा का संचालन करेंगे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि किस देश ने 5 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? चीन। अगला है कि चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक डैश का लोकार्पण किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ट्राम। क्या होगा? ट्राम। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न कह रहा है कि किदाम्बी श्रीकांत ने किसे हराकर पुरुष एकल वर्ग में 2017 का फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का खिताब जीता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान के केंता निशिमोटो को। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने वर्ष 2017 में किस खिलाड़ी को खेल में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मनोनीत किया है। तो आइए विकल्प अगला लगाते हैं यहाँ पे, एमएस धोनी को। किन्हें? एमएस धोनी को। अगला, अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत को किशन गंगा तथा रैटल जल विद्युत परियोजना को बनाने की स्वीकृति दी जिसका विरोध डैश द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक 10-11 अगस्त 2017 को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल। अगला है कि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 का पुरस्कार किस मंदिर ने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा श्री रंगनाथ स्वामी। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि कृष्णा शोभती को 2017 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला, 25 सितंबर 2017 को गठित भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर कितने हो जाएंगे? 5।
अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 8 नवंबर 2017 को भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने गेहूं पर आयात शुल्क को दुगना कर डैश तक कर दिया है। तो आइए इसका विकल्प का उत्तर देते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.2। अगला है कि 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश में सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क यानी कि कस्टम मामले। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल ने अक्टूबर 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उसे इजराइल विरोध ठहराते हुए सहभागिता वापस ले ली है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? UNESCO। अगला प्रश्न है कि एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 2017 में दुनिया का शीर्ष डैश उत्सर्जक बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मेंटल प्लूम। क्या? मेंटल प्लूम। अगला है कि किस राज्य की सरकार भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत को डीएसपी के तौर पर नियुक्त करने जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। क्या? पंजाब। अगला है कि 11 अगस्त 2017 को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शारीरिक गतिविधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। क्या? अहमदाबाद। अगला है कि किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा हांगजो। क्या? हांगजो। अगला प्रश्न पे चले, प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है तथा उनका अंतर 2 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो x + y क्या हो जाएगा? x + y बराबर 16। अब उनका अंतर कितना था? 2, यानी कि x - y बराबर कितना? 2। तो 4xy बराबर x + y का क्या होल स्क्वायर माइनस x - y का क्या होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब आगे चलिए और आगे इसको लिखिए। 16 का क्या स्क्वायर माइनस 2 का क्या स्क्वायर, यानी कि 256 माइनस कितना? 4, 252 आ गए। अब 252/4 की जगह आएंगे कितना? 63, जो ऑप्शन 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आइए निकालते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए 91 को 13 गुण यानी 7 गुणे 13 लिखेंगे, 13 × 7 = 91। अब 93 को कीजिएगा तो 3 गुणे 31 कीजिए तो कितना होगा? 93। अब 99 को कीजिए, 99 को, यानी कि 9 गुणे क्या? 11। क्लियर है? अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा? 97। क्या होगा? 97। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 5.1/2 + 7.1/2 + 11.1/2 का मान क्या है? अब आइए इसे भी सॉल्व यहीं कर देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 5 + क्या 1/2 + 7 + 1/2 + 11 + क्या 1/2। अब यहाँ पे 5 + 7 + 11, ठीक है, प्लस 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे इसे सभी को ऐड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 23 + क्या 3/2, 23 + क्या 3/2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएंगे? 2, और ऊपर क्या हो जाएगा? 46 और +3, यानी कि 49/2। 49/2 कहाँ पे है? आइए लगा दीजिए 49/2। क्या 49/2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि m के किस मान के लिए 34m भाजक 12 से पूर्णतः विभाज्य है? आइए इसे भी कर देते हैं। यहाँ पे
क्या है 34m संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है यदि 4m संख्या 3 एवं 4 से विभाज्य। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि m बराबर आप क्या कर लीजिए 8, तो 48/4 कीजिएगा तो 12 चौके 48। क्लियर है, यानी कि 48 को अगर आप कितने से 3 से करते हैं तो 16 तिया 48। अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा 8। आगे चलें अगला प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए, इसे काटपीट मचाइए, उत्तर 1 ही आना है। क्या आना है, उत्तर 1। आशा करते हैं आप लोग कर लेंगे। अगला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए तीसरी संख्या मान लीजिए कितना 100, कितना मान लीजिए 100। पहली संख्या कितना मान लीजिए 120 है ही, ये तो होगा कितना 120 से बढ़ रही थी। अब देखिए 120, अब दूसरी संख्या कितना मानिएगा, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 180। कितना 180, यानी अभिष्ट प्रतिशत अगर आप निकालने चलिएगा तो 120 बटा क्या 180 और गुने का 100, यही ना। अब यहाँ पे काटपीट मचाइए 200/3 आई, यानी कि 66.66%। विकल्प 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x रेशियो y रेशियो z बराबर तथा 9y - 2x + z बराबर 141 हो तो y का मान बता दीजिए। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप एक ही काम कीजिएगा तो बेटर होगा। क्या होगा बेटर, आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए x रेशियो y रेशियो क्या है z इज इक्वल टू क्या है 3 रेशियो 5 रेशियो 8, यही है ना। अब आप x बराबर क्या कर लीजिए 3k, x बराबर क्या कर लीजिए 3k कर लीजिए, क्या कर लीजिए 3k। y बराबर 5k, y बराबर क्या 5k और z बराबर 8k, क्या 8k। अब आप k का समानुपातिक नियतांक, जहाँ k क्या रहेगा समानुपातिक नियतांक रहेगा। अब चूंकि 9y - 2x + z इज इक्वल टू कितना 141 है ना। अब यहाँ पे सभी का मान पुट आउट करके बनाइएगा तो अंत में आएंगे कितना k बराबर 141/47, काटिएगा आएंगे कितना 3। अब y बराबर कितना है, y बराबर है 5k, तो 5k में मान रख दीजिए 3 का, यानी कि 5 का 15। ऑप्शन ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का, तो प्रथम 11 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आपको जल्दी जल्दी बता देना है। आइए यहाँ पे करते हैं। 2 है +3 है +5 है +7 है +11 है +13 कर लीजिए +17 कर लीजिए +19 कर लीजिए प्लस क्या 23 कर लीजिए +29 कर लीजिए और प्लस क्या 31 कर लीजिए। टोटल को जोड़िएगा कितना आएंगे 160। 160/11 यानी कि 14.54 आएंगे, काटिएगा तो। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है 9500 रुपये की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय यानी वर्षों में साधारण ब्याज पर 17,622.5 रुपये हो जाएगी। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। देखिए 17,622.5 में माइनस कीजिए कितना 9500, ठीक है, तो आएंगे कितना 8122.5 रुपये आएंगे। समय बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो यहाँ पे हम ब्याज कितना था 8122.5 गुने, अब यहाँ पे 100 कर लीजिए, यहीं पे हम पुट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे क्या 9500, क्या 9500 और गुने का क्या 4.5, काटपीट मचा दीजिए 19 वर्ष उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। कितने प्रतिशत से ये बढ़ाएगा। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 100/100 प्लस क्या होता है लाभ प्रतिशत होता है, प्रॉफिट प्रतिशत होता है ना, और गुने क्या होता है SP यानी विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे 100 बटा क्या 130 होगा ना। अब यहाँ 169
तो अब यहाँ पे काटपीट मचाइएगा, आएंगे कितना 130 आ जाएंगे। आएंगे क्या, अब 40% लाभ के लिए, कितने प्रतिशत लाभ के लिए 40%, तो 130 गुने 140 और बटा में 100, 2 जीरो से 1 जीरो से इधर 1 जीरो से इधर, यानी 182 आ जाएंगे। क्लियर है। अब प्रतिशत निकालिएगा तो 182 माइनस 169 बटा 169 गुने 100, काटपीट मचा दीजिए, आएंगे कितना 100/13, तो आएंगे कितना 7.69। 7.69 कहाँ पे है, यहाँ पे है विकल्प 2 में, तो विकल्प 2 इसके लिए क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना, सीपी कितना 100, सीपी कितना 100, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा x। अब देखिए प्रश्न से चलिए x गुने क्या कर लीजिए 70/100, कितना 70/100, यानी बराबर में इधर कितना 117। मेरा कहने का मतलब कि 7x/10 होगा ना, 7x, यहाँ काटिए 70 पे। अब देखिए 7x/10 इज इक्वल टू 117। अब देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं 117 गुने 10/7, लिख सकते हैं 10/7। अब चलिए 1117 हो गया, 1170 बटा क्या 7, काटिएगा 167 कितना 14 आएंगे, 14 आएंगे ना। अब 167.14 आएंगे, कितने आएंगे 167.14 में से 100 को घटा लीजिए, यानी 67.14 आ गए। ऑप्शन 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा, क्रमशः उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कौन से प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे कर रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, यही आपको बता देना है। अब यहाँ पे भाई साहब त्रिभुज को हम ले लिए, किसको, त्रिभुज को, ये ए हो गया बड़ा वाला, ये बी, ये क्या सी, ये क्या डी, ये छोटा भुजा ए, ये छोटा ए, अब ये टोटल कितना, ये छोटा बी। अब आपको पता होगा कि ए डी बराबर √A² माइनस B² 4, तो आप अगर करने चलिएगा तो 5x² माइनस 4x²। क्लियर है। अब आगे चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा 25x² माइनस 16x², यानी कि √9x² बराबर निकालिएगा बाहर तो 3x सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहे तो क्या निकालिएगा 1/2 गुने BC गुने AD। आप कॉपी कलम निकालिए, वीडियो को पॉज करके जो हम हटा देते हैं उसे लिख लीजिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्या ना हो, परेशानी ना हो। तो आइए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। यहाँ पे 1/2 इंटू कितना 8x, यहाँ पे 3x और क्या इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आएंगे कितना 24, x² बराबर कितना 24, यानी कि x² बराबर क्या आ जाएगा 1। तो समान भुजा बराबर 5x, तो यानी कि आएंगे कितना 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इसका क्या होगा सही उत्तर। अगला है कि एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर पर घंटा की गति से कितने यात्रा तय करी थी, ये बता दीजिए। अब मान लीजिए कि 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से t घंटे में यात्रा करी गई, यानी कि 35t बराबर कितना 65 माइनस कितना कर लीजिएगा 65 इंटू 10 माइनस टी कर लीजिए, यानी कि 7t, क्या 7t इज इक्वल टू 13 और 10 माइनस क्या टी, 7 पंजे 35 और 13 पंजे 65, यानी 7t इज इक्वल टू 130 और माइनस कितना 13 का टी, यानी 7t बराबर प्लस कितना 13t, कितने थी 13t और बराबर कितना 130,
यानी कि ऐड कीजिएगा तो आएंगे कितना 20t बराबर 130, यानी कि t बराबर 130 बटा कितना 20। काट पीट मचा दीजिए, 6.5 आएंगे जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि P तथा Q के निवेश का अनुपात 4:5 है। P 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा Q 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। P तथा Q के लाभ का अनुपात बता दीजिए। अब P एवं Q के लाभांश का अनुपात बराबर क्या होगा, P एवं Q की 1 माह के लिए समतुल्य पूंजी का अनुपात। मेरा कहने का मतलब 4×12, क्या 4×12 रेशियो 5×24, 5 गुने क्या 24, ठीक है। तो इसे कीजिएगा 5×24। अब देखिए 12 चौके 48 और यहाँ पे 24 बचे, कितना हो जाएगा 120। काट पीट मचा दीजिए, 2:5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2:5। कहाँ पे है, कहाँ पे 2:5, विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए अमित एवं सुमित का 1 दिन का काम 1/8 प्लस 1/6, ये प्लस है, अपने तरफ से समझिए इसे। और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 24, 8 3 24 और 6 चौके 24, ठीक है। आएंगे कितना 7/24, यानी 24/7 इसका क्या हो जाएगा, परमसद उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो कोई परेशानी का दिक्कत ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।